हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये मैग्नेटिज्म का पढ़ रहे हैं। और मैग्नेटिज्म का हम अब इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिज्म का हम एक डीएनए टेस्ट ही कर चुके हैं। तो आज हम एक और डीएनए टेस्ट करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट में क्या फ्लो होता है, करंट में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, तो वो तो चार्ज पार्टिकल हैं। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ये है कि वहां पर दो पोल जनरेट हो जाते हैं, तो फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोज जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो यहां पर है, ठीक। और सपोज वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब इसमें वो रिवॉल्व कर रहा है तो एक इमेजिनरी हम एक्सिस की यहां पर इमेजिन करेंगे, जो ऐसे है, इस एक्सिस के चारों ओर वो रिवॉल्व करेगा। और ये सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो अब हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, रिवॉल्व करना, और यहां आके रिवॉल्व करके और पूरा एक चक्कर लगा के और यहां फिर से आ जाता है, तो उसके द्वारा कुछ टाइम लिया जाएगा ना, और उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो एक सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से ही जनरेट हुआ है। और वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम है उसको फिर हम टी कैपिटल लिखते हैं, तो अब ये हो जाएगा टाइम पीरियड, यहां यहां आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और यहां डिस्टेंस हो जाएगा और यहां वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये तो है। फिर इसके बाद ये डिस्टेंस है, अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो एक कंप्लीट साइकिल करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस में रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स जितना सरकमफेरेंस होगा एक कंप्लीट साइकिल में उतना ही इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्टेंस कवर्ड की जाएगी। तो इस डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 2πr होगी, ये सरकमफेरेंस होगा इस सर्कुलर पाथ का, और ये रेडियस, और यहां पर हम लिखते हैं यहां v। अब हम इतना निकालने के बाद हम ये भी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब चार्ज का मोशन हो रहा है, और चार्ज का मोशन हो रहा है मतलब यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट कितना, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस करंट को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर बहुत ही हम एक डीप स्टडी कर रहे हैं और स्लोली कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये करंट की जो वैल्यू होगी ना, ये हम पहले से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं। करंट की डेफिनेशन, जो करंट है वो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है करंट की डेफिनेशन। इसमें से यहां जो चार्ज है, यहां एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर Q की वैल्यू हो जाएगी E, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर I इक्वल कितना होगा, E अपॉन
अब यहाँ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, टी, टाइम पीरियड। अब ये हुआ, अब हम टाइम पीरियड की वैल्यू तो यहां से फाइंड कर चुके हैं, ये है। तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल 2πr अपॉन v, या फिर I की वैल्यू हो जाएगी ई वी अपॉन 2πr। अब हम ये जानते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, तो इस सर्कुलर पाथ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर और नीचे दोनों साइड यहां पर मैग्नेटिक पोल्स जनरेट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना। अब ये कैसे होंगे जनरेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, ये जो एक सर्कल है इससे मैं समझाऊं आपको, तो वो ऐसा रखा हुआ है। करंट की डायरेक्शन अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब इधर से ऐसा। तो जब इधर से ऐसा होगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन हम ऐसे, ये जो राइट हैंड थंब रूल है इससे हम फाइंड करते हैं, वो ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन थंब, और ऐसे ये कर्ल ऑफ फिंगर, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसे, नीचे से ऐसे ऊपर, तो नीचे से ऊपर मतलब ऐसे वो ऐसे होंगी, ठीक है ना। तो इधर से इस डायरेक्शन में, नीचे से ऐसा ऊपर की ओर, और इधर नीचे की ओर। यहां पर क्या होगा, यहां पर करंट इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ये नीचे से ऊपर आ रही कर्ल, उंगलियां नीचे से ऊपर आ रही, मतलब यहां पर ऐसे तो होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पर ये नीचे से इधर ऊपर जाएंगी ऐसे, और इधर ऊपर से नीचे, और हम दूर जाते जाएंगे तो इस टाइप से ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं ऊपर की ओर, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, अंदर, मैग्नेट के अंदर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो इधर साउथ पोल होना चाहिए और इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए इस सर्कुलर लूप के। तो दो पोल तो यहां पर बन गए। क्या होगी मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, यही हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं। तो ये तो हम पढ़े थे, मैं एक फिर से यहां पर आपको याद दिलाने के लिए इसको बताया था। तो डायपोल मोमेंट हम जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, तो उसके डायपोल मोमेंट के लिए हमने फाइंड किया था फॉर्मूला, और वो था स्मॉल m से शो करते थे, और वो I इंटू ए, और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर हम ऐसे लिखते थे, और अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये m इक्वल I इंटू ए होगा। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल N रखते थे हम, तो यहां पर क्या होता था, n, कैपिटल N। तो यहां पर तो अभी एक ही पाथ है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये एक ही वायर वाला सर्कुलर लूप जैसा बिहेव करेगा ये सर्कुलर पाथ। n इक्वल हो जाएगा 1। तो फिर इस फॉर्मूला से हम m क्या करेंगे, हम m की इक्वल हुई I इंटू ए, ये होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला। अब यहां हम इस I की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी ई वी अपॉन 2πr इंटू ए। ये इस r रेडियस वाले सर्कल का एरिया है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको मैं यहां लिखता हूं, m की वैल्यू अब हो जाएगी ई वी, और ये r भी है और नीचे 2, ई वी आर अपॉन 2, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। बहुत सारी बुक्स में इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को म्यू एल से लिखा जाता है,
तो मैं भी यहाँ पर म्यू एल से लिख देता हूँ और तब इसकी वैल्यू हो जाएगी ई वी आर अपॉन टू। सपोज इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। सर्कुलर पाथ पे यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है वो 11th क्लास में आपने जो फॉर्मूला देखा था वो एल एम वी आर, जिसमें से ये एम मास था उस पार्टिकल का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, और ये उसकी वेलोसिटी और ये रेडियस। तो ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन को हम सेकेंड लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन से, तो हम लिखें डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, म्यू एल अपॉन एल इक्वल, म्यू एल की वैल्यू कितनी है वहां ई वी आर अपॉन टू, और ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है यहां है एम ई वी आर। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने से क्या मिलेगा हमको यहाँ ई वी आर अपॉन टू एम ई वी आर, ये किसके इक्वल हुआ म्यू एल अपॉन एल के इक्वल। अब आर से यहां आर कैंसिल कर दो, वी से वी कैंसिल कर दो, तो अब यहां पर बच गया, इसको यहां लिख देते हैं ई अपॉन टू एम ई, ये किसके इक्वल है ये म्यू एल अपॉन एल इक्वल है ई अपॉन टू एम ई। अब इसको हम यहां ट्रांसपोज कर देते हैं, ये म्यू एल की इक्वल क्या हो जाएगा ये ई अपॉन टू एम ई, और यहां एल, और ये एल क्या है ये एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का। अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो एन एच अपॉन टू पाई के इक्वल होता है, जहां पर ये जो एच है ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो फिर म्यू एल की वैल्यू कितनी होगी, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, तो म्यू एल की जो वैल्यू होगी वो ई अपॉन टू एम ई इंटू एल की वैल्यू रख दो एन एच अपॉन टू पाई, तब इसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन को हम सामने ले आते हैं और ई और एच को एक साथ रखते हैं, और उसके बाद इसके नीचे लिख देते हैं टू टू से फोर, और फोर पाई और एम ई को यहां रखें। तो अब हमको इस टाइप से, तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी। तब ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसी सर्कुलर पाथ या फिर एटम में, तो उसकी वैल्यू अब हो जाएगी n इक्वल 1 पर ई एच अपॉन 4 पाई एम ई, ये, और इसको अब हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। इस कंडीशन में अगर हम हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसको हम बोर मैग्नेटॉन बोलेंगे, तब उसको हम एक अलग लेटर से लिखते हैं म्यू बी। ये है बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला। अब हम ऐसे एटम्स के बारे में बात करते हैं जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा उसको हम म्यू एल से शो करेंगे, और यहां पर एन रहेगा ही, और तब ये इसकी वैल्यू क्या निकाल ली हमने, ये है बोर मैग्नेटॉन के इक्वल, और उसको हम क्या लिखते हैं म्यू बी। तो यहां एन इंटू म्यू बी हो जाएगा। किसी भी एटम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हो, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो म्यू एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल होता है एन इंटू बोर मैग्नेटॉन के इक्वल। तो ओके, आज के लिए इतना ही।